कल हमने फर्स्ट आर्टिकल किया था पीवीटीजीज के बारे में, है ना। पहले वाला नाम क्या हुआ करता था, जिससे पूछूंगी वही बताए। आए नहीं थे जो ना आए ना पिछले दिन, वो लेक्चर देख के ज़रूर आए, है ना, नहीं तो स्किप भी होता जाएगा वो। हाँ जी युक्ति, ठीक है। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। नैन्सी, एससी की सब कैटेगरी है या एसटी की सब कैटेगरी है? एसटी की सब कैटेगरी है, ठीक है। ऑनलाइन, ठीक है, गुड। 1960 to 61 का टाइम पीरियड है। भारतीय कौन सा कमीशन आया था? भारतीय कौन है? अच्छा नहीं, मैं भारती से पूछ रही हूँ, ओरिजिनल भारती। हाँ जी भारती, धेबर कमीशन, ठीक है। 1974 टू 1979 का टाइम पीरियड था। क्या नाम था आपका? विशाली। हाँ जी विशाली। 5th 5 ईयर प्लान चला हुआ था। कितने ग्रुप से ऐड करे थे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के? 52। हाँ जी साक्षी। 1993 में कितने और ऐड हुए? 23। अब टोटल कितने हो चुके थे? 75। राजवीर, कितनी स्टेट्स और कितनी यूटी में पीवीटीजी स्प्रेड है इस टाइम पे? ठीक है, 18 स्टेट एंड 1 यूटी। एक यूटी कौन सी है चेतना? अच्छा पारुल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पीटीजी से पीवीटीजीज बना कौन से ईयर में? तुषार, 2006। पूरा बोलना है, 6 पता नहीं चलेगा। आर्टिकल 342, प्रेरणा आर्टिकल 342 में क्या था? नहीं नहीं, हाँ, किसी कम्युनिटी को ट्राइबल कम्युनिटी डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट, कंसल्टेशन ले लेते हैं गवर्नर, या फिर अगर यूटी होगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की, ठीक है। ओके, पीएम जनमान स्कीम पढ़ी थी आपने। जनमान की फुल फॉर्म कौन बताएगा? जनमान, हाँ जी भारती। जनजाति, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज कौन से स्टेट में है नीतीश? पीवीटीजीज मध्य प्रदेश। सबसे कम उदय, पढ़ा था कि 15 इंडिविजुअल बचे हुए हैं, कौन सी थी? यश, सेंटिनेलीज, गुड मॉर्निंग, सेंटिनेलीज, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था एक भारतीय इनिशिएटिव, आप ट्राई करोगे? किसने लॉन्च करा है? अपीडा, अपीडा, बस ठीक है, इतना याद रखना है, ज़्यादा थोड़ी रखना, ठीक है जी। फिर उसके बाद एनआईआरएफ के बारे में हमने पढ़ा था। हाँ जी अनिल, कौन सी आईआईटी ने टॉप करा है ओवरऑल कैटेगरीज में? हाँ, सिर्फ अनिल बताएगा। नो, आईआईटी मद्रास। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में कौन था? यूनिवर्सिटी कैटेगरी एनआईआरएफ के अंदर, हाँ फर्स्ट तो हो गया, वो अरमान ने बोल दिया, आईआईटी मद्रास जो ओवरऑल कैटेगरीज में आया था। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलोर, ठीक है, ओके। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया है एक पोर्ट में, कौन सा पोर्ट है वो? हाँ, वियो चिदम्बरम पोर्ट। आपसे आगे, आपका नाम तरन था? हाँ जी तरन बताएंगे, कल आए थे, चलो ठीक है। चिदम्बरम पोर्ट जो है उसका पहले वाला नाम क्या हुआ करता था? ये तो 2011 में रखा था, जोर से। टूटी कोरिन पोर्ट, जिसे थुथु कुड़ी भी बोला जाता है। कितनी कैपेसिटी रहेगी सचिन? कितनी ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे पर आवर प्रोड्यूस करी जाएगी? हाँ जी उदय, सुमित, नहीं है याद। नितिन, 10 nm³ की थी, ठीक है, याद रखनी है कैपेसिटी भी। टोटल मेजर पोर्ट्स कितने हैं यश? 12। मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है। 13 सेंटर बोलता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट ने अभी भी 12 ही लिखे हुए हैं अपने एनेक्शर के अंदर, तो वो याद रखिएगा। अच्छा, 12 के 12 पोर्ट्स कौन बता देगा? मेजर पोर्ट्स, आराम से चलना है, कोलकाता से चलो। पहले बताओ मुझे, हाल्दी और कोलकाता पोर्ट याद है? ये एक ही है, दो हैं? एक ही काउंट होंगे। तान्या बताएगी विशाखापट्टनम पोर्ट कौन सी स्टेट में आएगा? ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये ऑनलाइन, ठीक है, गुड।
ओके, पैरादीप, हाँ जी नितिश, पैरादीप, नो, अनिल, ओडिशा, ठीक है। कोचिन, अरमान, कोचिन, कोचिन, केरला, ठीक है। और एन्नोर कहाँ पे था? आप रहने दो, युक्ति नहीं, नैन्सी, भारती, विशाली, साठ, हाँ तमिलनाडु आएगा, चेन्नई पोर्ट अलग से है, चेन्नई इज पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे राजवीर, न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है? कर्नाटका में आएगा। मोरमुगांव कहाँ पे है? चेतना, गोवा, ठीक है। बाकी जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र आ जाएगा, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र आ जाएगा, दीनदयाल, और वो 13th वाला पोर्ट कौन सा है? कौन सा नाम क्या था? गैलाथिया, गैलाथिया। अपातनीस के बारे में पढ़ा था कल, एक ट्राइबल ग्रुप है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, पक्की बात, प्रेरणा, अरुणाचल प्रदेश। वैली कौन सी थी तुषार? जीरो वैली, ठीक है। तिपी क्या चीज थी? फेशियल टैटू, तिपी वॉज फेशियल टैटू, और वो जो पियर्सिंग करवाई होती है उसको यापिंग हुलो, ठीक है। सेरेबो क्या था? स्कैनिंग डिवाइस था, पोर्टेबल डिवाइस है, सीटी और एमआरआई को रिप्लेस करेगा। सीटी स्कैन कौन सी वेव्स के ऊपर फंक्शन करता है? एक्सरे, और एमआरआई का क्या प्रिंसिपल है? एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है जी। हाँ, क्रेनियम की। चलो स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल्स। ओके, नेपाल वाला इशू देख लिया। सो डेमोक्रेसी एक फैक्टर रहेगा वहाँ पे। नैपो किड्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ था नेपाल के जितने भी सोशल मीडिया यूज़र थे। मतलब दो डिफरेंट लाइफ में लोग रह रहे थे। एक तरफ स्ट्रगल चल रहा है, उन्हीं के टैक्स के पैसे से कुछ सीनियर पॉलिटिशियन के जो बच्चे थे वो फॉरेन कंट्रीज़ में रहा करते थे। एक तरफ फ्लड आ रहे हैं, एक तरफ पॉश लाइफ चल रही थी। एजिटेशन ऐसे ही निकलती है, लोग जब सड़कों पे आ जाते हैं फिर उसके बाद ऐसी ही एट्रॉसिटी क्रिएट होती है अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस। उसके अलावा अभी जो आपने याद रखना है नेपाल से रिलेटेड वो है कि एक इसका ग्रेटर हिमालय का सेगमेंट नेपाल में भी आपको मिलता है। तो कुछ रेंजेस हैं जैसे धौलागिरी, ठीक है। हाँ, महाभारत ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है, वो लेसर हिमालय का पार्ट है। अभी मैं सिर्फ ग्रेटर हिमालय की बात कर रही हूँ। 2 M से याद रखिएगा, एक मंचालू है और दूसरी मकालू है। इसको याद कर लेना, ऐसे मत बोलना कि मैम नोट्स के अंदर नहीं लिखा है, ये जस्ट नेपाल न्यूज़ में है तो याद रख लो इनको। एक आ जाएगी आपकी अन्नपूर्णा, एक आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, एक आ जाएगी गौरी शंकर, एक लॉट से आ जाएगी। अभी डायरेक्शन में नहीं मैंने बताई, वो ज्योग्राफी में आप खुद करोगे, है ना, कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। ये ग्रेटर हिमालय के पार्ट्स हैं जो नेपाल में लाया करती है। ये नेपाल के पार्ट्स हैं सिर्फ। अब जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ भी ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है, पर वो उत्तराखंड का हिस्सा है, तो उनके बारे में बात नहीं करी मैंने यहाँ। ये सिर्फ ग्रेटर हिमालय के पार्ट्स हैं। उसके बाद जो लेसर हिमालय है उसकी एक ही रेंज आती है जिसको बोलते हैं महाभारत रेंज। तो ये नेपाल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रख लेने हैं। हाँ जी बबीता, एग्जैक्ट। हाँ जी नताशा, ये ब्रूटैलिटी एट पीक थी। जो एक्स CM की वाइफ थी उसको जिंदा जला दिया गया। ट्रू। चलो ये याद रखो। तुम हंस रहे हो, तुम्हारी अलग ही स्टोरी है। हाँ चलो ये याद रख लेना, ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी जो आप पढ़ोगे भी अभी स्टैटिक में, पर याद रखना। चलिए जी फर्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना था कि जो रियल मनी गेम्स हैं उनको बैन कर दिया गया था। क्या रीज़न बताया था? तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कर्नाटका की एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला रियल मनी गेम्स के चक्कर में जो आम जनता है उन्होंने काफ़ी सारे पैसे डुबाए और जिस वजह से बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं।
फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि कैसे ये जो रियल मनी गेम्स हैं स्टार्टिंग में आपको एकदम से जीतने पे मजबूर तो नहीं बोलेंगे, पहले आपको सिर्फ जीत मिलेगी, फिर उसके बाद जितना पैसा आपने जीता था वो उतना ही दोबारा से उन पे गेम्स के ऊपर लगवा देता है। तो उससे होता क्या है, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में आती है। तो अभी मॉनसून सेशन हुआ और मॉनसून सेशन में एक एक्ट पास होता है विच इज़ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। अब यहाँ पे जो कंसर्न रेज करा गया है, इस एक्ट के बारे में आपने पढ़ लिया था, जैसे पनिशमेंट के भी प्रोविजन ऐड करे गए हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन गेम्स हैं इसमें, है ना। ऑनलाइन गेम्स में क्या क्या कैटेगरीज बताई थी, ई स्पोर्ट्स था, देन सोशल गेमिंग थी, और तीसरी रियल मनी गेम्स है। ये 3 कैटेगरीज आपको ऑनलाइन गेम्स में मिलेंगी, और इसमें भी एक्ट के तहत सिर्फ कौन सी वाली कैटेगरी को बैन किया है, रियल मनी गेम्स को। अब बोला गया जो बाकी गेमिंग इंडस्ट्री में लोग इन्वॉल्व हैं कि 2023 में तो आप बोल रहे थे कि ये सनराइज सेक्टर है, इनोवेशन कीजिए, नए नए गेम्स लेके आओ, क्योंकि एफडीआई भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बाहर से पैसा आ रहा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, एफपीआईज की फॉर्म में, और अब एकदम से आप 2 साल के बाद एक ऐसा एक्ट ले आते हो जिसके तहत ये रियल मनी गेम्स पूरी तरह से बंद कर दी। फिर कुछ डेटा आपने पढ़ा था कि 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जॉब यहाँ पे जाएंगी जो इस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थी। उसके बाद आपने पनिशमेंट का भी प्रोविज़न ऐड कर दिया, जो तो इन ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होगा जहाँ पे रियल मनी गेम्स का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आपने इम्प्रीजनमेंट का भी प्रोविज़न ऐड करा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी ऐड करा। सेम आपने जो एडवर्टाइजमेंट है इन रियल मनी गेम्स के रिस्पेक्ट में, उसके लिए भी आपने इम्प्रीजनमेंट ऐड कर दी, जेल ऐड कर दी, और साथ में 50 लाख रुपए तक का जुर्माना ऐड कर दिया। तो वो जो आपने पहले वादे करे थे कि ये सनराइज सेक्टर है, वो वादे कहाँ पे गए? तो ये अब क्वेश्चन मार्क जो रियल मनी गेमिंग में कंपनीज इन्वॉल्व थी उन्होंने रेज करा। अब उन्होंने ये भी लिखा, जो लेटर लिखा गया है जब सरकार को, कि आपको क्या लग रहा है कि आपने ये रियल मनी गेम्स बंद तो कर दी लीगली, मतलब जो एक्ट है उसमें बैन कर दी गई है, पर आपको क्या लगता है ये इलीगल मार्केट में नहीं फ्लरिश करेगी? और हमने ये डिस्कस भी किया था कि अब आप देखोगे ब्लैक मार्केट के ज़रिए ये गेम्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाली हैं। जिन लोगों के लिए ये एक्ट लाया गया था कि आपके पैसे ना डूबें, आप इन धांधलेबाजी चीज़ों में ना आएँ, तो वो लोग अब देखना इलीगल मार्केट के ज़रिए भी पैसा लगाएंगे। पर सबसे बड़ा जो कंसर्न रेज होगा थोड़े टाइम में, अब जब ब्लैक मार्केट में ये गेम्स इंक्रीज़ करेंगी तो उसके बाद कंप्लेंट का कोई ज़रिया नहीं बचेगा लोगों के पास। फिर तुम्हारे पैसे डूब गए, तुमने सुसाइड करी, सरकार सीधा बोलेगी हमने बैन करा था, तुमने यूज़ क्यों करा? तो इसी से रिलेटेड मतलब क्रिटिसिज्म वाला ये आर्टिकल आया हुआ था। तो देख लो सबसे पहले कि जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम इस फील्ड के अंदर फ्लरिश कर रहा था, वो अब कहीं ना कहीं धुंधला दिखाई दे रहा है। तो उसी के ऊपर राइटर ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। तो सबसे पहले तो आपने पढ़ा कि मॉनसून सेशन चल रहा था, बहुत सारे बिल्स आए, कुछ पास हुए थे, जिसमें से एक था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इसमें क्या किया, जितनी भी रियल मनी गेमिंग की फॉर्म्स हैं, वो रूमी सर्कल एंड ऑल, वो सारी आपने देखी थी, ड्रीम 11, उन सबको यहाँ पे बंद कर दिया गया। फिन टेक्नोलॉजी यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवन जो एडवर्टाइजमेंट है उन सबको आपने बैन कर दिया रियल मनी गेम्स के रिलेटेड। और डिस्कशन नहीं करी गई, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ कुछ नहीं डिस्कस किया, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आप बस एक बिल लेके आए, आपने बोला कि हम लोगों के हित में ये बिल लेके आए हैं, तो इसको ईजिली आपने पास कर दिया, तो कोई डिस्कशन नहीं हुई। एंड जो 2023 में सेल्फ रेगुलेशन का मॉडल आपने ऐड करा था, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है बहुत सारे हैकाथॉन्स हुए थे। हैकाथॉन एक तरह का इवेंट होता है जो कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड होता है। बहुत सारे इनोवेटर्स आते हैं, एक्मेडिशियंस आते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हार्डवेयर बनाते हैं, जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स फ्लरिश कर रही हैं आईटी सेक्टर के अंदर, उसके ऊपर फोकस करते हैं। फिर वैसे ही एक वेव समिट हुआ था आपके मुंबई में, ये 2025 में ही हुआ था। वैसे इंडिया इन्वेस्ट इन यूपी, इन्होंने भी एक सेम इनोवेशन के पर्पस से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा था। अब यहाँ पे बोला कि आपने 2023 में हमको बोला था कि आप खुद अपनी कंपनी को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब आप बस इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ ताकि इकोनॉमी भी ग्रो करे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है।
जो गेम ऑफ स्किल है और गेम ऑफ चांस है, आपने बहुत ही वेग सी डेफिनेशन इनकी प्रोवाइड कर दी है। हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कौन सी आप गेम ऑफ स्किल में इंक्लूड करोगे, कौन सी गेम ऑफ चांस में इंक्लूड करोगे। जैसे गेम ऑफ स्किल में क्या होता है कि थोड़ा बहुत दिमाग भी लगेगा, थोड़ा सा तुक्का भी होएगा, इसमें आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये पैटर्न चलता है तो यहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं। दूसरा आता है गेम ऑफ चांस, जिसमें पूरा तुक्का लगता है, जैसे सट्टे सुट्टे लगाते हैं, लग गया तो लग गया, नहीं लगा, उसमें कोई स्किल का रोल नहीं होता। पर जब उनको एडवर्टाइज किया जाता है तो ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है, तो फिर लोग उसको भी गेम ऑफ स्किल में इंक्लूड कर देते हैं। तो अभी के लिए स्टेक तो चल रहा है, इलीगल नहीं चल रहा है, लीगल तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क उठा कि ये गेम ऑफ स्किल क्या है, गेम ऑफ चांस क्या है। हुआ क्या था, 2023 के ही अंदर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो आपका आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी है, जिसके अंदर बोला गया है कि आपके पास राइट है, आप किसी भी चीज़ का ट्रेड कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके तहत जो गेम ऑफ स्किल था उसको भी दर्जा दे दिया गया था। तो यहाँ पे जो जुडिशियल ज्यूरिस्डिक्शन है उसको तो आपने अवॉइड ही कर दिया, जब हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत गेम ऑफ स्किल्स को इंक्लूड करा जा सकता है, तो आप फिर क्यों इसको डिनाई कर रहे हो। उसके बाद कंसर्न क्या क्या और रेज हुए हैं, तो कंसल्टेशन को बाईपास कर दिया गया, जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे नहीं पूछा गया कि हम कोई ऐसा बिल लेके आ रहे हैं और उसको हम पास करवाएंगे। तो इससे बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हुआ है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो हम एंटर कर गए थे, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ऑनलाइन गेमिंग में बहुत बड़ा एक यूथ का सेगमेंट आपने देखा होगा, तो ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है इससे भी हर्डल हुआ है। साथ में जो ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही थी ये ऑनलाइन गेम्स, उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं। उसके बाद अब जो आपको आने वाले टाइम में ज़्यादा सुनने को मिलेगा दैट इज़ इलीगल प्रैक्टिसेस। अब इलीगल प्रैक्टिसेस जितनी भी ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑल होती है ना, जिनके पास ब्लैक मनी आता है, आप देखोगे इन रियल मनी गेम्स के ज़रिए जब लीगलाइज थी तब भी ट्रांजेक्शन्स हो रही थी, अब तो पूरा इलीगल है, मतलब आपको ज़्यादा एप्लीकेशन इलीगल तरीके से मिलने वाली हैं। तो आप अब जो ब्लैक मनी की मार्केट है उसको और ज़्यादा रेज होता हुआ देखोगे। अब आते हैं कुछ रिपोर्ट्स एंड मीडिया ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, जैसे EY मीडिया है, अर्नस्ट एंड यंग इसकी फुल फॉर्म है, और एक एंटरटेनमेंट रिपोर्ट आई है 2025 की, जिसमें बोला गया जो 488 मिलियन इंडियन गेमर्स हैं उसमें से 155 मिलियन ऑनलाइन मनी गेमिंग में इन्वॉल्व है। ये टोटल जो ऑनलाइन गेमिंग में इन्वॉल्व हैं गेमर्स हैं इंडिया के, उसमें से 155 मिलियन जो डाटा है ये ऑनलाइन मनी गेमिंग में इन्वॉल्व है। मतलब एक सेक्टर बता दिया EY मीडिया और एंटरटेनमेंट रिपोर्ट के द्वारा। लार्जेस्ट सेगमेंट है इंडियन गेमिंग इकोनॉमी का, यहीं से पता लग रहा है इतने सारे गेमर और स्पेशली आपका यूथ इन्वॉल्व है। और अगर ग्रोथ रेट देखोगे ना ईयर ऑन ईयर, तो वो 10% के रेट से इंक्रीज़ करा जा रहा था। अब एकदम से बैन करा है तो आपने देखा था GST भी लगता था, 28% की स्लैब में ये आया करता था, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस भी हुआ है, अलॉन्ग विद जो कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी उनका तो हुआ ही है। एक एस्टिमेशन लगाई गई है कि कितना रेवेन्यू लॉस कर जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास। ये रियल मनी गेम्स को जो बैन किया है उसके ऊपर ये सारा ज्वाइंट लेटर जो गेमिंग कंपनीज ने लिखा है प्राइम मिनिस्टर और हमारे कैबिनेट के अंदर होम मिनिस्ट्री को, तो इतना एस्टिमेशन लगाया गया है कि लगभग इतना पैसा लॉस देखने को मिलेगा। अब आते हैं इकोनॉमिक और क्रिएटिव इम्पैक्ट क्या क्या होंगे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। अब जैसे मैंने आपको बोला एक इन्वेस्ट इन यूपी करके एक समिट हुआ, देन वेव समिट हुआ मुंबई के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आए थे, बच्चे मतलब यूथ आया हुआ था जो इन ऑनलाइन गेमिंग में इन्वॉल्व था। अपनी नई नई गेम्स उन्होंने बताई, कैसे सोशल गेमिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने क्या बोला है, सोशल गेमिंग कौन सी गेमिंग आएगी जो रिक्रिएशनल पर्पस से होगी। अब रिक्रिएशन तो सट्टे वाला भी बोलता है कि मेरे को ये रिक्रिएशनल सा लगता है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ जैसे ही मैं वहाँ पे पैसा जीतता हूँ। तो ये जो सोशल गेमिंग है इसकी डेफिनेशन भी पूरी नहीं आई है, तो जो ये गेमिंग वाली कंपनीज हैं इन्होंने बोला है इसको भी डिफाइन करो ठीक से। इन शॉर्ट वो जो आपने 3 कैटेगरीज पढ़ी ना ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग एंड रियल मनी गेमिंग्स, एज पर जो ये गेमिंग कंपनीज हैं इनके हिसाब से ये वेल डिफाइन नहीं है। आप किस कैटेगरी में कब कौन सी चीज़ ऐड कर दोगे हमको नहीं पता, तो एक तो ठीक से डिफाइन करने को बोला हुआ है। एक और एस्टिमेशन यहाँ पे दिया है कि लगभग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना पैसा लग जाता है,
7,000 करोड़ के आसपास। सोचो जिस दिन ये एक्ट आया, किसी ने पिछले ही दिन अगर पैसा लगाया था, चलो एक्ट भी नहीं पास, मतलब बिल भी पास नहीं हुआ था, जिस दिन बिल आया था अभी उसके ऊपर डिबेट चलनी थी, डिबेट भी नहीं हुई है, 7-7 मिनट में पास हो गए हैं दोनों ही हाउसेस के अंदर। पिछले दिन लोकसभा, अगले दिन राज्यसभा के अंदर पास कर गया। तो जिसने तो पिछले दिन पैसा लगाया था उसका तो डूब चुका है। तो यहाँ पे बोला है कि जो एडवर्टाइजमेंट है, डेटा सेंटर्स है, स्पॉन्सरशिप्स है, साइबर सिक्योरिटी है, इसके लिए ही सारा ये 7,000 करोड़ तक का पैसा लग जाता है इस सेक्टर के अंदर। और किसने बोला है? तो हमारे जो कर्नाटका के आईटी मिनिस्टर हैं। अब यहाँ पे कर्नाटका के आईटी मिनिस्टर बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा जो सुसाइड रेट है ना इन गेमिंग की वजह से, वो भी कर्नाटका में आपको मिलेगा। देखा था आपने 31 सुसाइड्स इन अ गो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हुई थी, स्पेशली रियल मनी गेम्स। लोगों ने पैसा डुबा दिया, फिर कोई ऑप्शन बची नहीं तो सुसाइड उन्होंने अटैम्प्ट करी थी। तो ये जो स्टेटमेंट आई है ये भी कर्नाटका के ही एंड से है। उसके बाद FICCI और EY इन दोनों की एक कलेक्टिव रिपोर्ट है। 50,000 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन हिट होंगी। यहाँ पे जो जॉब्स में हमने देखा था लगभग 2 से 4 लाख का जॉब सेक्टर इसमें इन्वॉल्व है, वो सारे यहाँ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं। उसके बाद बेनिफिट्स, अब बोलते हो आपकी एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ डेवलप करी जाए इंडिया में, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आपने पहले फ्री टू प्ले, ये AAA गेम्स इंडी, इनको आपने बहुत ज़्यादा इनकरेज करा। ये 2023 की बात हो रही है, 24 में तो बिल्कुल शांति सी थी, सारे अपनी अपनी गेम्स बना रहे थे, कोई खेल रहा था, कोई पैसा लगा रहा था, कोई जीत रहा था तो कोई डूब रहा था, तो वो तो चला ही हुआ था। फॉल आउट, सबसे पहले ट्रस्ट इज़ द बिगेस्ट कैजुअलिटी। अब बोला कि ये बात सिर्फ रियल मनी गेम्स की नहीं है, आज के जो टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। इस टाइम पे इन्वेस्टर्स को ये टेंशन नहीं है कि मार्केट कैसी है, मार्केट हो जाती है एक्सेस, डिजिटल मार्केटिंग अब आ चुकी है, देन आपका जो डाटा होता है वो कंपनीज वालों के पास सारा पड़ा होता है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि गवर्नमेंट कब पलटा खाएगी, कौन सा नया एक्ट ले आएगी बिना पब्लिक डोमेन में उसकी इन्फॉर्मेशन दिए। सबसे बड़ी जो इन्वेस्टर इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ट्रस्ट के ऊपर रेज करता है। जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च लगती है, इनोवेशन लगती है, इन शॉर्ट दिमाग लगता है प्रॉपर, तब जाके आप एक गेम को जनरेट कर पाते हो। इसके बाद गेमिंग कंपनीज का एक और कहना है कि ये पता चला है, आपने तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर से भी कंसल्ट नहीं करा था कि आप इस बिल को पास करने के लिए लेके आ रहे हो, ये जो प्रमोशन और रेगुलेशन था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। प्रोसेस, सबसे पहले जो प्रोसेस होती है ये भी कॉम्प्लेक्स होती है। जब भी आप कोई गेमिंग बनाते हो उसके ऊपर आपने नहीं देखा रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। 2 साल पहले आपने बोला सेल्फ रेगुलेट करिए अपनी अपनी कंपनीज को, अब अचानक से आपने एक्ट लाया और उसके एंड से सब कुछ बंद ही कर दिया। उसके बाद पास्ट गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर ऑनलाइन गेमिंग 2022 का मेती का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इन्होंने बोला था कि जो ऑनलाइन गेमिंग है उनको वो अपनी ही ज्यूरिसडिक्शन में लेके आएंगे ताकि जो डिजिटल इकॉनमी में हम फ्लरिश कर रहे हैं ये और ज़्यादा एक्सपेडाइट हो सके। क्योंकि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जब देखी गई तो 10% रेट से यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है अपने में 10%। उसके बाद 2023 में सेल्फ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट लाया। देन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने AVGC को लॉन्च किया था। याद करो एक नेशनल फिल्म अवार्ड पढ़ा था आपने एक दिन, और एक मूवी को अवार्ड भी मिला था AVGC की कैटेगरी में। कौन सी मूवी थी? हाँ, हनुमान थी। तो विच इज़ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। एक तो मतलब जब नेशनल अवार्ड इस कैटेगरी के अंदर आप ऐड कर रहे हो तो मतलब गवर्नमेंट पहले सपोर्ट कर रही थी। यही कंसर्न है गेमिंग कंपनीज का कि अब क्यों नहीं कर रहे आप लोग। उसके बाद जो प्रमोशन बोला है कि टास्क फोर्स की, ये टास्क फोर्स विच इज़ रिलेटेड टू AVGC, हाँ एक्सटेंडेड रियलिटी पे बहुत फोकस करा ना। वर्चुअल रियलिटी आपने सुनी है, एक वर्चुअल बॉक्स होता है, आप अपनी आंखों पे लगाते हो, आपको ऐसे लगता है शेर आपके सिर पे ही आ चुका है, दैट इज़ द वर्चुअल रियलिटी। एक आपने ऑगमेंटेड रियलिटी सुनी होगी। ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स खेली है कभी मॉल में, उसमें ऐसे पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं वो आपस में ही, मतलब उसको तो मज़ा आ रहा है क्योंकि उसको डिस्प्ले दिख रही है प्रॉपर, रियलिटी में फाइट भी कर रहा है, साथ में वर्चुअल रियलिटी भी दिखाई दे रही है। देन एक कॉन्सेप्ट मिक्स रियलिटी का भी आया था, और ये जो आपका एक्सटेंडेड रियलिटी है एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर और भी बहुत सारी कैटेगरीज आ रखी हैं। उसके बाद टैक्स इंसेंटिव आपने ऐड कर रखे थे। एक तो सरकारें अपने आप 28% की GST के दायरे में इसको रख रही थी, अपना तो लॉस किए ही है, इन कंपनीज़ का मानना है हमारा लॉस भी करा हुआ है। देन स्टार्टअप इंडिया आपने चला रखा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने होस्ट करे जिसमें इन गेम्स को आपने और ज़्यादा प्रमोट करा। ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट,
पहले बाहर से पैसा आ रहा था एफडीआई के फॉर्म में, अब वो भी नहीं आएगा। आएगा तो फिर इलीगल मार्केट के थ्रू आएगा और जाएगा ज़्यादा इंडिया से, क्योंकि अब जो लोग हैं वो तो पैसा लगाएंगे पर इलीगल मार्केट, इसका मतलब है आउटफ्लो ज़्यादा देखने को मिलेगा पैसे का रादर देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। इसके बाद होप एंड पॉलिसी रिवर्सल। अब यहाँ पे यही चीज़ बोली है कि जब आपने बोला था कि ये सनराइज सेक्टर है तो आप तो बिल्कुल मुकर ही चुके उस बात से, एक ऑब्जेक्टिव बता गए कि हम लोगों के हित में ये एक्ट लेके आए थे। अच्छा आप बताओ, गवर्नमेंट का इंटेंशन गलत था इसमें? गलत क्या था? ये जो एक्ट आई थी इसके तहत गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है क्या वो गलत था? हाँ, एकदम से हुआ। ये भी नहीं बोला उन्होंने कि गैम्बलिंग इज सिन, उन्होंने कंसर्न बताया कि लोग बहुत ज़्यादा पैसा डुबा देते हैं, लोगों ने ही कंप्लेंट करी थी इसलिए वो ऐसा बिल ले आए। पर हाँ, कहीं ना कहीं जो गेमिंग कंपनीज हैं वो तो कंसर्न रेज करेंगी, क्योंकि लैक्स में जॉब यहाँ पे गई हैं और जिन्होंने अभी पीछे पीछे 1-1.5 हफ्ता पहले ही पैसा इन्वेस्ट करा था उनका तो डूब चुका है। साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने बारे में भी नहीं सोचा है। जैसे जीएसटी के 28% स्लैब में ये पहले चीज़ें आ रही थी, अब उनको भी तो रेवेन्यू नहीं आएगा। तो मतलब जो सेंटीमेंट है, जो इंटेंशन था सरकार का, वो गलत नहीं था मेरे हिसाब से तो, और मेजॉरिटी आई थिंक आपको भी यही लगता है कि इंटेंशन तो गलत नहीं था। अब ये आ रहा है फ्रॉम द कैपिटलिस्ट अप्रोच। हाँ कैसे? हाँ, कि शराब बंद करो। अभी राइटर ने यही वाला एग्जाम्पल दिया है कि आपने क्या किया, कुछ स्टेट्स को बोला कि हमें ना ड्राई स्टेट्स बनानी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजप्शन होती है अल्कोहल की, जिसमें से बिहार नंबर 1 पे आता है। इस टाइम पे लीगल तरीके से शराब वहाँ पे नहीं बिक रही है पर ब्लैक मार्केट में बिक रही है आराम से। तो उन्होंने कंपेयर करा है कि एकदम से आप ऐसा बिल ले आए, उसको पास करवा दिया, एक्ट में कन्वर्ट करवा दिया, कोई कंसल्टेशन नहीं ली गेमिंग कंपनी से, आप थोड़ी सी रेगुलेशन और ऐड करके इसको बेटर बना सकते थे, इतना रेवेन्यू लॉस ना होता। अब आपने एकदम से ऐसा कोई एक्ट लाया, इससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो और ज़्यादा अब कतराएंगे कि गवर्नमेंट कभी भी कोई एक्ट लेके आ सकती है और ये जो हमने स्टार्टअप इनिशिएटिव लिए हैं ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। तो वो चाहे अल्कोहल हो, वो चाहे गेमिंग हो, अगर इस तरीके से आप एक्ट को लेके आओगे तो हर्डल तो आएगा ग्रोथ के बीच में, क्योंकि यहाँ पे आपने 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है। तो ठीक बोल रहे हो आप बिल्कुल कि शराब बंद तो कर दी पर इलीगल तरीके से तो अभी भी बिक रही है, बाद में पिटीशन डाल रहे होते हैं कि बंद करवाओ, फिर वो इलीगल। एक केस आपने पढ़ा था गुजरात वाला, बिहार वाला ही था आई थिंक, होम्योपैथी वाला। एक्चुअली जो आपकी होम्योपैथी की मेडिकेशन होती है ना उसमें 11% अल्कोहल डला होता है, सरकार ने बोला है 11% अल्कोहल आप डाल सकते हो। अब गुजरात और बिहार इनको ड्राई स्टेट बनाने चले, लोगों ने क्या किया, उनको पता लगा कि एक होम्योपैथी की मेडिसिन आती है और मार्केट में बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, वो उसी को पीने लग गए। जस्ट किस लिए कि बस अल्कोहल की फीलिंग आ जाए अंदर की, अल्कोहल गया हुआ है बॉडी के अंदर, तो उन्होंने तो मेडिकेशन का भी मिसयूज़ कर दिया। यहाँ पे क्या चीज़ हाईलाइट हो रही है कि मिसयूज़ तो होगा, अब ज़्यादा होगा। पैसे का पहले इनफ्लो ज़्यादा था, बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी इंडिया में, क्योंकि यूथ की पॉपुलेशन, हमारे यहाँ पे तो यूथ भी 50 साल तक का होता है, तो मतलब मार्केट बहुत बड़ी है। तो अब आप देखोगे कि मिसयूज़ होगा, पैसे का आउटफ्लो ज़्यादा होगा फॉरेन कंट्रीज़ में, इलीगल मार्केट के थ्रू पैसा बाहर जाएगा। तो ठीक बोल रहे हो आप बिल्कुल। इसके बाद अब क्लैरिटी की ज़रूरत है। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो तो नीचे देखा होगा FAQs लिखे होते हैं, तो वो वाला प्रोसीजर यहाँ पे शुरू करा जाए और जो गाइडलाइंस है उनके ऊपर थोड़ी सरकार क्लैरिटी दे, जो गेमिंग कंपनीज हैं उन्होंने बोला है। और जो गेम डिज़ाइन है उसको जब शेप करा जाएगा, क्योंकि कुछ गेम्स ऐसी थी रियल मनी गेम्स के अंदर जिसमें शायद सिर्फ स्टार्टिंग में पैसा लगता था जब आप उसमें एंटर करते थे, बाद में वो लोग मनी नहीं लेते थे और उनके हिसाब से वो अफोर्डेबल थी चीज़। तो यहाँ पे बोला है कि हमें गेमिंग डिज़ाइन तो अभी भी करनी ही है, तो यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आपकी गाइडलाइंस हैं, किस बेसिस पे हमें अपनी गेम बनानी है, और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लो हुआ है उसे इम्प्रूव करिए। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि अभी तो थोड़े दिन पहले आप सबमिट कंडक्ट करके हटे थे, यूपी वाले बोल रहे हैं इन्वेस्ट यूपी गेमिंग के फील्ड के अंदर, देन वेव समिट हुआ था मुंबई का, ये लोग बोल रहे हैं ऑडियो विजुअल जो गेमिंग्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो इनकी भी थोड़ी स्पिरिट आप लाइमलाइट में रखिए, इसको भी चेक करिए। उसके बाद बिगर पिक्चर, हाँ जी, अब आपका ही कंसर्न आएगा यहाँ पे मेन कि जो डिजिटल इनोवेशन है और जो गवर्नमेंट का एक्ट है, जो मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन करा था, वही यहाँ पे आंसर लिखा है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके ऊपर ये काले धब्बे की तरह फ्यूचर में काउंट करा जाएगा कि एकदम से पहले आप सारा सपोर्ट कर रहे थे, बाद में आपने बोला कि हटो साइड, तुम अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते।
चलो जी, ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे जो राइटर ने जब ये आर्टिकल लिखा है ये पूरा क्रिटिसाइज ही करा है। वे फॉर्मेट में सिर्फ इतना बोला है एफएक्यूज वगैरह ऐड करे जाएं, क्लैरिटी होनी चाहिए कि गेमिंग डिज़ाइन इन्वेस्टर ने कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने तो आफ्टर ऑल पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना है एक बार, बस सेम ही है जो आपने अभी पढ़ा उसी के ऊपर ये लिखा हुआ है। हाँ, एग्जीक्यूशन में ही दिक्कत आई, मतलब बिना कंसल्टेशन के कर दिया ना। सिर्फ सरकार आती है थियोक्रेटिक तरीके से बोला कि ये बिल है इसको पास कर दो क्योंकि हम जनता को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, ग्रोथ का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जानवी इसमें। सरकार ने अपना भी तो घाटा फेस कर ही लिया। चलो, ये एडिटोरियल ऑफ द डे था, बाकी नेक्स्ट पे चलते। लिख रहे हो अभी? लिखो। चलो, नितिन बताएंगे तब तक धेबर कमीशन में क्या था। सुमित, याद नहीं आ रही? नहीं, सारे फोकस थे ना, तो तुम बातें कर रहे थे, मैंने सोचा पूछ ही लेते। अच्छा अच्छा, इसको ही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। लेक्चर स्किप हो जाए, स्पेशली करंट अफेयर का, पिछले दिन पहले देख के आओ उसको, नहीं तो वो स्किप ही रहेगा, फिर वो कभी कंप्लीट नहीं होता। ये रियलिटी है, मतलब पुराने स्टूडेंट से भी पूछ लेना। अभी आ गए हैं मैसेजेस पंजाब वालों के भी कि क्या क्या आ सकता है। वो क्या क्या आ सकता है, मतलब मैं बताऊंगी कि क्या क्वेश्चन आएगा पेपर में। ये होता है महीना पहले होता है ये चीज़, तो पहले ही पढ़ा होगा तो नहीं आएगी टेंशन। दिसंबर में आपका रिवीजन भी शुरू होएगा, थोड़ा थोड़ा बीच में भी कर देंगे स्टार्ट, तो कंप्लीट हो जाएगा। लिख लिया जी? अच्छा ठीक है, लिखो लिखो। हाँ जी नताशा, बिल्कुल। एक्चुअली मिडिल क्लास ही ज़्यादा है ना, दिक्कत ही वहाँ पे है। हाँ, आज की जनरेशन में है ये दिक्कत, शॉर्टकट में ज़्यादा बिलीव करते हैं। स्ट्रगल तो कर ही नहीं पा रहे, स्ट्रगल के नाम पे सुसाइड हो जाती है उनसे, वो भी कोई तुक नहीं बना। फिर है ये थोड़ा सा इस जनरेशन में है ये फैक्टर जो है इस जनरेशन के, वो बुरा ना माने पर ये रियलिटी है। मैं तो देखती हूँ कईयों को होता है ना कि इजीली सब कुछ मिल गया होता है, फिर एकदम से थोड़ा सा स्ट्रगल ज़िंदगी में आते हैं, वो शटर कर जाती है उनकी लाइफ पूरी कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हाँ, स्टॉक मार्केट वहाँ पे दिमाग लगता है ना, वही आ गई। एक्चुअली डब्बा ट्रेडिंग पड़ी थी ना, जितने स्टॉक मार्केट में लोग इन्वॉल्व नहीं है, डब्बा ट्रेडिंग में उससे ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैठा हुआ है एक साइड में, वो आपको बता देगा कि इसके 70 रुपये आपने लगाए थे 90 बन जाएंगे थोड़े दिनों में। वो सोच नहीं रहा, वो उसी के ऊपर डिपेंड होके चला हुआ है। तो डब्बा ट्रेडिंग आ गई स्टॉक के ऑल्टरनेट तरीके से, जिसमें अगेन शॉर्टकट आपको दिखाई देगा, दिमाग लगा ही नहीं। तो ऑल्टरनेटिव की यही तो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अपनी प्रॉब्लम्स को ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है, वो बहाने ढूंढती है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और इंडिया के केस में यूथ बोलते बोलते टाइम निकाल दिया, अब एजिंग वाली स्टेज में आ चुके हैं। अब नहीं बचे हैं हम यूथ वाले कि सबसे ज़्यादा युवा अवस्था में लोग इंडिया के अंदर आपको मिलेंगे, नहीं, अब एजिंग में ज़्यादा आ चुके हैं। हम 50 साल पे बोलें बेशक कि हम अभी भी युवा हैं, पर नहीं है, ठीक है। तो यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी इंडिया में। नाउ नेक्स्ट इज
प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, इनकी अभी इंडिया में ऑफिशियल विजिट हुई थी, कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई, डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। 8 क्रिटिकल एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कॉन्वर्सेशन करी। वो 8 क्रिटिकल एरियाज़ एज इट इज़ आपने याद रखने हैं। ज़्यादातर जब भी किसी भी कंट्री की मीट होती है इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस के ऊपर कोई बात करी जाती है, स्पेस के सेक्टर में कोई बातचीत करी जाती है, कनेक्टिविटी को इंश्योर करा जाता है, स्पेशली कोई कंट्री अगर पानी में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का थोड़ी दूरी पे निकलती हो, जहाँ से ट्रेड 30% वर्ल्ड का कैरी होता है। तो इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर इस बार भी बात करी गई है। 60 इयर्स हो चुके हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, और आपने आईआर के अंदर एक बायलेटरल रिलेशन वाला आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें जो न्यूज़ में कंट्रीज़ रहती हैं उनके रिलेशंस आप पढ़ते हो, सभी तो याद नहीं रख पाओगे। तो सबसे पहले इस बार फोकस करा है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर, मतलब जो की आउटकम्स में आप पढ़ोगे सीएसपी पे सबसे ज़्यादा फोकस करा गया है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ब्रॉड सेक्टर ट्राई करी गई है, जितने भी सेक्टर्स में ग्रोथ हो सकती है, रिलेशन और ज़्यादा बढ़िया से एस्टेब्लिश हो सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करा। स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी को इंश्योर करा है। सिंगापुर की अगर बात करें, ये देख लो साइड में, यहाँ पे आपको मिलेगी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, पूरा 30% ट्रेड आपको कनेक्टेड मिलेगा वर्ल्ड के साथ। स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करा है, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड भी कोई बातचीत हुई होगी, डिफेंस से रिलेटेड बात करी है, और फाइनली पार्टनरशिप, यहाँ पे इंडिया और सिंगापुर की बात हुई है। बाकी सिंगापुर की कैपिटल इज सिंगापुर ही है। चलो जी, फर्स्ट फैक्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सेका के ऊपर फोकस किया, विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। आप सबने एक टर्म सुनी होगी FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पर ऐसे नहीं होता कि टैरिफ आपने 0% ही लगा दिया, कुछ लमसम अमाउंट ऑफ मनी लिया जाता है। पर FTA का भी जो एडवांस वर्जन होता है, जहाँ पे 0 पे भी आते हैं हम कि टैक्स नहीं लेंगे एक दूसरे से, वो वाली कैटेगरी आती है आपकी सेका की, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल नहीं होता, एक और टर्म आपने सुनी होगी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो PTA है ये डेवलप कंट्रीज़ देती हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे US हो गया, UK हो गया, ये लोग जो डेवलप कर रही हैं अभी कंट्रीज, जैसे इंडिया हो गया या कोई सी भी अफ्रीकन यूनियन की कंट्री है जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, वो लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे FTA का ही कॉन्सेप्ट आता है, विच इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे थर्ड टाइम हमने रिव्यू करा है सेका को कि कैसे और ज़्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन करी जा सकती है। और इसी के साथ आशियान इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं है। इसमें टोटल 10 मेंबर्स आपको मिलेंगे, जैसे मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी जो साउथ ईस्ट एशिया की हैं, थाईलैंड, लाओस एंड ऑल। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पर आसियान ने क्या किया है, इंडिया के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट ज़रूर से साइन करा हुआ है, जिसे कहते हैं आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। और ये जो सेका है ना आपका, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे सिर्फ चीज़ें बेची जाती हैं, इसके अंदर सर्विसेज भी आ जाएंगी, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो आसियान के साथ हमने ये ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है 2025 का ही। और उसके अलावा इंडिया को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिंगापुर सपोर्ट करने वाला है, और हम कुछ सेंटर्स भी बनाएंगे एक्सीलेंस से रिलेटेड, जहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन पे फोकस करा जा सके। दूसरा जो सेक्टर आएगा वो है स्पेस सेक्टर। तो जैसे इंडिया का इन स्पेस है, इन स्पेस क्यों बनाया गया है, ताकि सारा बर्डन इसरो पे ना रहे, कुछ और भी अथॉरिटीज़ वर्क करें। तो इन स्पेस का मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशनल एंड ऑथराइजेशन सेंटर, और साथ में जो सिंगापुर का है ऑफिस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी, दोनों इकट्ठे काम करेंगे, मतलब स्पेस सेक्टर के अंदर भी बातचीत करी गई। देन स्ट्रेटेजिक वर्ड आपने पढ़ा था, तो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे फोकस करा जाएगा। आज के टाइम पे जितनी भी टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही है, वो चाहे से क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, ऑटोमेशन हो, या फिर अनमैन्ड वेसल्स हो। क्वांटम टेक्नोलॉजी में कुछ टर्म्स आपने सुनी होंगी, जैसे बाइनरी डिजिट कौन कौन से होते हैं, 0 and 1। जो क्वांटम टेक आती है, इसमें एक सेगमेंट एडिशनल आता है कि कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पे 0 1 ये तो एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे बाइनरी डिजिट आप पढ़ते हो, पर 0 और 1 सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं, मतलब दोनों आपको एक साथ भी एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देती है, मतलब एडवांस वर्जन आ गया बाइनरी डिजिट के आगे। उसके बाद अनमैन्ड वेसल्स, वेसल की बात करी गई है, मतलब पानी के ऊपर कोई शिप की बात करी गई है यहाँ पे। अनमैन्ड, ह्यूमन क्रू मेंबर इसमें नहीं होगा, रोबोटिक्स, AI इसकी इंडल्जमेंट करवाई जाएगी। फिर वैसे ही देखा डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में बात करी है, नैनोटेक पे फोकस करा जाएगा। आज के टाइम पे फोकस किया जाता है कि वॉर में ना, अगर आर्मी की
जो यूनिफॉर्म है वो कैम्यूफ्लेज कर ले, जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे अगर उनकी यूनिफॉर्म भी कलर चेंज कर सके तो उससे जो कैजुअलिटी है वो रिड्यूस कर सकती है। तो इन सारी रिसर्च एंड इनोवेशन पे फोकस करा गया और साथ में टेररिज्म को हम कॉम्बैट करेंगे, वो भी एक वन ऑफ द टारगेट था जो इंडिया और सिंगापुर की मीट में हुआ। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेंगे और वो जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, ब्लैक मार्केट जिससे इमर्ज होती है, उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। उसके बाद डिजिटलाइजेशन, जैसे इंडिया के अंदर आप यूपीआई सुनते हो तो सिंगापुर ने भी बोला कि हमें आप ना यूपीआई और जो पे नाउ का लिंकेज है वो प्रोवाइड कर दीजिए ताकि ट्रांजैक्शन हम अपनी ही करेंसीज के अंदर कर सके। और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा इंडिया के तमिलनाडु के चेन्नई में जाके, जहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन पे फोकस करेंगी दोनों कंट्रीज़ के लोग, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे यूथ होगा। देन सस्टेनेबिलिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर सस्टेनेबल तरीके से काम करना है, जो आपके SDGs भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG नंबर 17 यहाँ पे इंश्योर हुआ, पार्टनरशिप हमने करी किसी दूसरी कंट्री के साथ, वही तो बोलता है SDG नंबर 17। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो इंडिया ने लिए थे, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जितनी भी कंट्रीज़ ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आती है वहाँ पे सोलर पैनल लगाओ, 24 घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो जाएगी या एनर्जी की सप्लाई हो जाएगी। दूसरा जो आया था दैट इज़ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, जब G20 इंडिया में हुआ था 2023, वासुदेव कुटुंबकम का हमने थीम रखा था, उस टाइम पे ये इनिशिएटिव लिया गया था विच इज़ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इनिशियली जब इसको शुरू करा ना तब इसमें सिर्फ 3 कंट्रीज थी, इंडिया था, US था और साउथ अमेरिका का वो कंट्री जिसके साथ 2 कंट्रीज के अलावा सारे बॉर्डर शेयर करते हैं। बताओ, बूझो तो जाने, साउथ अमेरिका। मैंने बोला एक ऐसी कंट्री जिसको सारी कंट्रीज वहाँ पे टच करती हैं एक्सेप्ट 2 कंट्रीज टच नहीं, ब्राज़ील। तो वही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का एक मेंबर था, मतलब पहले इंडिया, US और ब्राज़ील हुआ करता था, फिर बाद में बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनको ज्वाइन कर लिया। तो आज के टाइम पे 3 नहीं है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आपको मिलेगी, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ मिलेंगी और मेन फोकस किस पे करा जाएगा, बायोफ्यूल। पढ़ रहे थे ना एक दिन इथेनॉल की प्रोडक्शन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन में क्या था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियाज का यूज़ करेंगे। थर्ड में क्या था, बैक्टीरिया नहीं था, उससे बड़े साइज की माइक्रोएल्गी और साइनोबैक्टीरिया, उनका यूज़ करा जाएगा। सेकेंड जनरेशन में क्या था, हाँ मतलब थोड़ी सी जैसे वीट का ब्रांड उठा लिया, एनिमल फैट उठा लिया, किसी की डेथ हो गई थी तो उठाया वो फैट यूज़ कर लिया। एंड फर्स्ट में क्या था, उसमें एडिबल फॉर्म्स होंगी, प्रॉपर शुगर केन लेके जा रहे थे आप, शुगर बीट लेके जा रहे थे, वो सारी चीज़ें यूज़ करी थी। तो बायोफ्यूल के ऊपर फोकस करा और साथ में ग्रीन हाइड्रोजन, सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे, अगर सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है तो सबसे पहले तो कार्बन एमिशन रिड्यूस करना पड़ेगा। वो तभी होएगा जब हम हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करेंगे, पर हाइड्रोजन पड़ती है अपने को महंगी, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन में भी कोऑपरेशन करने को बोला है। प्लस अमोनिया प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में कहाँ नहीं अमोनिया यूज़ होती, तो अमोनिया की रिक्वायरमेंट भी रहती है, बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्ट भी करते हैं, तो उसके ऊपर कोऑपरेट करने को बोला है। और अर्बन वाटर मैनेजमेंट, अभी फ्लड वाली सिचुएशन आई, ये उसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट ऐड करा गया। इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं अर्बनाइज तो हम हुए हैं, पर जो ड्रेनेज है वो बहुत बुरा है। बोलते हैं ना हम कि हम तो सबसे पुरानी सभ्यता हैं, पर वो जो लेसन थे वो तो लिए ही नहीं है आज के टाइम पे। ड्रेनेज सिस्टम IVC का सारी कंट्रीज़ में जाना जाता है, आज के टाइम पे हम इसलिए पॉपुलर हैं कि ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, और फिर हम बोलते हैं कि हम तो सबसे पुरानी सभ्यता हैं। अगर लेसन नहीं लिया है तो वो पुरानी सभ्यता, जैसे बिहार का एग्जाम्पल, बिहार बस यही बोलता रहे कि हमारे यहाँ पे अशोका जी थे, वो चले गए। आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फ्लरिश वहाँ पे कर रही है, तो आज के टाइम से देखना पड़ेगा कि लेसन क्या उठाया है पुराने टाइम से। उसके बाद कनेक्टिविटी पे, अच्छा ऊपर एक और पॉइंट रह गया विच इज़ सिविल न्यूक्लियर डोमेन, क्योंकि वॉर्स चल रही थी सारे एरियाज़ में, लगभग मिडल ईस्ट चले जाओ आप, बाकी कंट्रीज़ में देख लो, तो न्यूक्लियर डोमेन में भी कोऑपरेशन करने को बोला है। अगला जो फैक्टर फोकस करा वो है कनेक्टिविटी। अभी देखा आपने एक कॉरिडोर की अनाउंसमेंट करी गई है विच इज़ इंडिया सिंगापुर ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर। मतलब यहाँ पे ग्रीन सस्टेनेबिलिटी भी आ गई, डिजिटल AI ऑटोमेशन, वो सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे, फिर आप कनेक्टिविटी को इंश्योर करोगे। और थोड़ी सी आगे आपने देखा स्टेट ऑफ मलक्का भी लाया करता है इंडिया, क्या चाइना भी वहाँ से अपना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है टुवर्ड द डेवलप और डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। तो कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए बोला है। और ये जो कॉरिडोर होगा ना, ये सिंगापुर से लेके
जो कल आपने पोर्ट्स पढ़े थे मेजर वाले, माइनर भी इसमें इंक्लूड होंगे जो 217 थे, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। मतलब सिंगापुर के पोर्ट से लेके रास्ता बनेगा इंडिया के पोर्ट्स तक। रास्ता कौन सा है? पानी वाला है, वही कॉरिडोर उसको यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट इज जो छोटे छोटे और पॉइंट्स बोले गए हैं, और जब भी किसी कंट्री के साथ हमारी मीटिंग होती है इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। नंबर 1, पीपल टू पीपल टाई एंड कल्चरल एक्सचेंज, तो कल्चर के ऊपर एनहांसमेंट होती है। इंडिया से परफॉर्मेंस करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, वैसे ही सेम इंडिया के अंदर भी आते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे कॉलेजेस में पढ़े हो तो फॉरेन से आते हैं स्टूडेंट। हम जब GCG 42 में थे तो उस टाइम पे साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। मतलब वो लगी तो उसमें बहुत मेहनत थी, पर हमें नींद आ रही थी। कहाँ पे हम भांगड़ा देखने वाले, नाट्य देखने वाले, कहाँ पे वो डीप जो डांस होते हैं, मतलब जिसमें सोल वगैरह को ज़्यादा एम्फेसाइज करा जाता है। हम तो बोर हो गए थे। एक्चुअली हॉस्टल में यही दिक्कत है, यहाँ पे ऑडियंस नहीं मिलती ना जब इनको। जैसे टैगोर थिएटर में भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये हॉस्टल वालों को उठा लेते हैं कि चलो कंपलसरी है अटेंडेंस, तुमको चलना ही पड़ेगा, नहीं तो घर पे कॉल करेंगे। मेरे पापा तो गुस्सा करते थे कि ये क्या बार बार ही उठा के ले जाते हैं तुम्हें। बस ऐसे ही होता है इधर। चलो एनीवेज, नेक्स्ट इज हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। मेडिसिन के लिए इंडिया आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है। तो आयुर्वेदा बेशक इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर ना रहा हो, पर वैसे पता है क्या होता है, जैसे एलोपैथी पे के लिए पहले पेशेंट जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आयुर्वेदा की तरफ भी स्विच करता ही है इंसान कि क्या पता इससे असर बढ़ जाए। पर हमारी बॉडी नहीं बची है आयुर्वेदिक मेडिसिन के लायक, वो होती है हैवी, उसमें ऑयल वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ हुआ होता है। ऑयल, मेडिसिनल ऑयल जो होते हैं आपके, उसका यूज़ करा जाता है। हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। एक बार खाओगे आप उस दवाई को, दूसरी बार आपकी हिम्मत ही नहीं बचेगी कि ये दवाई तो इतनी हैवी है, हम नहीं खा सकते इसको। पर फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि यहाँ पे जो आयुर्वेदिक स्टडीज़ होती हैं वो हमारी कंट्रीज़ में भी हो। उसके बाद दोनों प्राइम मिनिस्टर ने एग्री करा है कि हम इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर जैसे 60 साल से फोकस करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। सिंस 2025 की मीट थी, अगर 26 तक कोई मीटिंग नहीं होती है तो मेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है, और ये वाले फैक्टर वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। कॉरिडोर वाला इंपॉर्टेंट था। देन अर्बन जो वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करा गया है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। हाँ जी वासु। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैंने मीनिंग बता दिया। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है ब्रॉड सेक्टर्स को इन्वॉल्व करा गया है। अभी देखा ना आपने, डिफेंस के बारे में बात करी, न्यूक्लियर डोमेन के बारे में बात करी, स्पेस, कनेक्टिविटी, लगभग सारे सेक्टर इन्वॉल्व करे। फिर आगे लिखा स्ट्रेटेजिक, कनेक्टिविटी पे इंश्योर करता है। देन डिफेंस और सिक्योरिटी जो है उसके बारे में बात करी। और पी से आ गया पार्टनरशिप, 2 कंट्रीज़ की बात हुई है, बायलैटरल रिलेशन विच इज़ पार्टनरशिप। CSP, सेक्का का मेंशन करना है ज़रूर से। FTA का जो ब्रॉड वर्जन होता है, यहाँ पे आप टैक्स इक्वल टू 0 भी कर देते हो। FTA में फिर भी नेग्लिजिबल या फिर थोड़ा सा अमाउंट लिया जाता है, तो उसका थोड़ा सा ब्रॉड वर्जन है। ओके चलो जी, नेक्स्ट आज हम चलेंगे पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया का इंडिपेंडेंस डे था, तो हमारी जो इंडियन नेवी है उन्होंने कुछ अपने इंडियन नेवल शिप को भेजा जिसका नाम है कदमत। कदमत को भेजा था, INS कदमत। अब आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स, बैंड्स भी होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं वो, तो इंडियन नेवी ने वो भी रिप्रेजेंटेशन करी और सबसे ज़्यादा तारीफ इंडिया की हुई है, यानी कि इंडियन नेवी की हो रखी है। तो INS कदमत। सीधा क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो पापुआ न्यू गिनिया का 50th इंडिपेंडेंस डे था, इंडियन नेवी के एंड से कौन सा नेवल शिप भेजा गया था? तो आंसर रहेगा कदमत। आज आपने और भी INS पढ़ने हैं, तो इसको याद रखिएगा कि पापुआ न्यू गिनिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ा। बाकी पापुआ न्यू गिनिया को मैप पे देखोगे तो पैसिफिक ओशन के अंदर आपको ये कंट्री मिल जाएगी, ये वाली। न्यू गिनिया जो है वो सिर्फ आइलैंड है, और मतलब ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसको इंडोनेशिया कंट्रोल करता है। पर ये वाला जो पार्ट दिखेगा थोड़ा सा, पापुआ न्यू गिनिया, ये ऑस्ट्रेलिया के अंडर हुआ करता था। 1975 में जाके इनको इंडिपेंडेंस मिला था। तो अभी जो बात चल रही है वो इस वाले सेगमेंट की चली हुई है। ये बाकी बच गया आपका न्यू गिनिया विच इज़ आइलैंड पार्ट, और इंडोनेशिया इसके ऊपर कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, INS कदमत। उसके अलावा पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया आप पढ़ते हो, तो इट्स अ पार्ट ऑफ मेलेनेशिया। मेलेनेशिया में आपका पापुआ न्यू गिनिया काउंट होता है। मेलेनेशिया, मेले का मतलब क्या है यहाँ पे? नो, मेले, मेलेनिन सुने, कलर की बात होती है कि हमारा अगर ज़्यादा पिगमेंट होगा मेलेनिन बॉडी के अंदर तो कलर जो होगा स्किन का वो ज़्यादा डार्क होगा, और जितना कम होगा मेलेनिन उतना ही ज़्यादा फेयर कलर होता है। तभी तो इंडिया के अंदर क्यूरियोसिटी है कि हमारा रंग गोरा होता,
और ये जो गोरे हैं ये बोल रहे हैं आज के टाइम पे कि हमें थोड़ा सा टैन कर दो क्योंकि स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इंडियन स्किन टोन्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो लोग भी। एनीवेज, ये जो मेले वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है ये स्किन टोन से ही यूज़ करा गया है। एक ही टाइप की एथनिसिटी आपको इन ग्रुप्स के अंदर दिखाई देगी, बाकी नेशिया का मतलब वही है, आइलैंड्स की बात करी है। तो पपुआ न्यू गिनिया मेलेनेशिया का पार्ट है, माइक्रोनेशिया का भी नहीं है, पॉलिनेशिया का भी नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ मेलेनेशिया। पहला पॉइंट ये याद रखना। इंडिया की जो नेवी बैंड है और साथ में INS कदमत ये गए थे, मतलब इसी नेवल शिप में बैठ के गए थे, वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। और कैपिटल पपुआ न्यू गिनिया की पोर्ट मॉरिस बाय, इट्स अ कैपिटल ऑफ पपुआ न्यू गिनिया। और दोनों कंट्री अगेन बायलैटरल रिलेशन को इंश्योर करेंगे, यूनिटी को दिखाया और जो एक दूसरे की कंट्री को लेके रिस्पेक्ट है उसको शो करा, डिसिप्लिन के ऊपर फोकस किया और शेयर्ड हेरिटेज, मतलब कहीं ना कहीं दोनों को ही डेवलप कंट्रीज जो आज के टाइम पे हैं उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, तो पास्ट जो था वो लगभग सेम सा ही था, हमारा हेरिटेज लगभग सेम सी है, तो उसके ऊपर फोकस किया म्यूज़िक के ज़रिए। इंडियन मेलोडीज़ और जो मार्शियल ट्यून्स होती हैं वो वहाँ पे प्ले करी गई इंडिया के एंड से, तो काफ़ी तारीफ हमें सुनने को मिली। बाकी वहाँ पे एक वॉर सिमेट्री है, बोमन्ना वॉर सिमेट्री। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत से सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, वो पपुआ न्यू गिनिया के लोग भी थे, इंडिया के लोग भी थे, तो उनको रिस्पेक्ट दी गई। जो अनसंग हीरोज़ रह गए थे, सोल्जर्स रह गए थे, वो चाहे से पपुआ न्यू गिनिया के हो या फिर फ्रॉम इंडिया हो, तो वॉर सिमेट्री पे भी ये गई थी हमारी जो इंडियन नेवल शिप है। और बाकी शेयर्ड हिस्ट्री है हमारी, सेक्रीफाइसेस अक्रॉस जनरेशन अगर देखोगे तो कॉमन से दिखेंगे। कॉमन कहाँ पे आई, वो जो वर्ल्ड वॉर 2 की बात करी अभी ऊपर जो वॉर सिमेट्री आपने पढ़ा, बोमन्ना वॉर सिमेट्री। ये बोमन्ना वॉर सिमेट्री क्वेश्चन सीधा एक ही बन सकता है कि कौन सी कंट्री के बिहाफ पे ये सिमेट्री आएगी, तो आंसर आपका रहेगा पपुआ न्यू गिनिया। बाकी ड्यूटी, ऑनर एंड करेज उनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। तो INS कदमत कौन सी कंट्री भेजा था, पपुआ न्यू गिनिया। अब थोड़ा सा मैप के ऊपर देख लो, सबसे पहले ओशन पूछा जाए तो आंसर इज पैसिफिक ओशन, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया या फिर माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया रहेगा, उसको भी याद रखना। अब आ जाओ थोड़े से बॉर्डरिंग एरियाज में। अब सबसे पहले तो वही करना है आपने, एज यूजुअल आप डायरेक्शन बनाते हो, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ है। जैसे अगर मैं अब बोलूँ साउथ ईस्ट, तो इस रीजन की बात हुई है, यहाँ पे आपको सोलोमन आइलैंड्स मिल जाएंगे। साउथ में देखोगे तो थोड़ा सा पार्ट आई थिंक यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रेलिया का आ जाएगा, एक्सट्रीम साउथ में अगर आप चाहोगे। और उसके अलावा पानी की भी बॉडीज़ हैं, येस वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला मैप देखो, अब ये आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, ये ऊपर पपुआ न्यू गिनिया का पार्ट आ गया। यहाँ पे एक स्ट्रेट आपको मिलेगी विच इज़ टॉरेस स्ट्रेट। कौन सी 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, वन इज़ कोरल सी मिलेगा आपको इस पार्ट में यानी कि ईस्टर्न साइड, और वेस्टर्न डायरेक्शन में मिलेगा आराफुरा सी। तो टॉरेस स्ट्रेट 2 सीज को कनेक्ट करती है। स्ट्रेट क्या था, एक नैरो वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करेगी, तो टॉरेस स्ट्रेट है। इस तरफ ये पूरा पानी जो आएगा यहाँ पे दैट इज कोरल सी, और इस तरफ कौन सा आ गया, अराफुरा सी। तो क्वेश्चन बन सकता है, इस टॉरेस स्ट्रेट के बारे में याद रखना है। बाकी पपुआ न्यू गिनिया के ऊपर की तरफ जाओगे तो एक सी आपको और मिलेगा विच इज़ बिस्मार्क सी, पीछे लिखा हुआ है अगर आपको स्पेलिंग्स में कोई इशू आए, बिस्मार्क सी। और सोलोमन आइलैंड बोले साउथ ईस्ट एशिया में, तो उसके अराउंड का सी कौन सा होगा, सोलोमन सी। तो सोलोमन सी के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करते हैं। और बाकी गल्फ ऑफ पपुआ, तो गल्फ आ गई, ये वाला पार्ट सारा गल्फ का है। गल्फ आ गई क्या, ऐसा लैंड एरिया जो तीनों ऐसा पानी वाला एरिया जो 3 साइड से लैंड के साथ कवर हो। पेनिनसुला क्या होता है, एक लैंड एरिया जो तीनों साइड से पानी से कवर था, पर गल्फ उल्टा होता है, पानी होएगा वो 3 साइड से लैंड से कवर होएगा, ठीक है। टॉरेस स्ट्रेट कौन से 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करके गया, अराफुरा एंड कोरल सी। जो टॉरेस स्ट्रेट है अगर आप बिल्कुल सामने से देखो तो ईस्टर्न साइड पे आएगा कोरल सी या फिर वेस्टर्न पे, ईस्टर्न वाले पार्ट पे आएगा, और वेस्टर्न पे आएगा आपका अराफुरा सी, ठीक है जी। नेक्स्ट वॉल्केनोज यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे, तो पैसिफिक ओशन की बात हो रही हो, रिंग ऑफ फायर आपको स्ट्रक करेगी, सबडक्शन हो रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, कॉन्टिन्यूसली ओशनिक प्लेट जा रही है, तो यहाँ पे भी आपको वॉल्केनोज काफ़ी हद तक मिलेंगे। अर्थक्वेक, सुनामी, ये वाले केसेस आते रहते हैं यहाँ पे भी। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे, लश ग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट पॉइंट अगर देखोगे मतलब एक पीक होएगी जिसका नाम है माउंट विलहेल्म। ये सवाल आते हैं, एक क्वेश्चन होता है उसमें या तो लेक से रिलेटेड कोई सवाल पूछेंगे या तो हाईएस्ट पीक से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। तो माउंट विलहेल्म किसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो आंसर इज पपुआ न्यू गिनिया। और बाकी एलिवेशन उतनी ज़्यादा स्पेसिफिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है,
अगर रहती है तो रख लेना, वैसे भूल जाओगे उसको। माउंट विलहेल्म यहाँ पे याद रख लेना। अब रिवर्स, सेपिक रिवर है, फ्लाई रिवर है। सिंस न्यूज़ में बना था, हमारी इंडियन नेवल शिप प्रॉपरली वहाँ पे गई थी कदमत नाम से, तो रिवर्स भी आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन डायरेक्ट होगा कि ये जो सेपिक रिवर है और दूसरी फ्लाई रिवर है कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, तो आंसर अगेन पापुआ न्यू गिनिया। एक वॉल्केनो है यहाँ पे, रबॉल साल्डेरा वॉल्केनो। अब ये साल्डेरा या काल्डेरा जो भी आप बोलते हो, वॉल्केनो की शेप जनरली आपने ये वाली देखी होगी, है ना। क्या होता है, रॉक मेल्ट करी और जब मेल्टिंग हुई तो मैग्मा की फॉर्म में आई इस चैम्बर में से, जिसे पाइप भी बोल देते हैं या फिर वेंट भी बोल देते हैं, और जैसे ही बाहर गिरता है तो वॉल्केनो निकल के आता है। अब कई बार क्या होता है, जितनी क्वांटिटी में रॉक पहले मेल्ट हुआ था एकदम से बहुत ज़्यादा रॉक मेल्ट करेगा तो ये आधा वॉल्केनो उड़ ही जाता है, मतलब वो भी रेमिनेंट के साथ उड़ जाता है। मैग्मा आया, मैग्मा अपने साथ ही ऊपर वाली टोपी भी उड़ा के ले गया, तो आपका जो वॉल्केनो दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो ये जो साल्डेरा फॉर्म है इतना ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। इसके बाद पता है क्या होता है, ज़्यादातर लेक बन जाती है उस वॉल्केनो वाले, यहाँ पे नहीं है ऐसा, ये एक्टिव वॉल्केनो है इस केस में जो पापुआ न्यू गिनिया का है। अभी भी रॉक्स मेल्ट कर रही हैं, टोपी को उड़ा के ले जाती हैं, दोबारा से वो साल्डेरा बनता है बाउल शेप का और ये चलता जाता है। तो एक्टिव वॉल्केनो है, कभी भी इरप्शन हो सकती है, आपको आइडिया नहीं होता। तो साल्डेरा फॉर्म है यहाँ पे। उसके बाद पापुआ न्यू गिनिया के रेन फॉरेस्ट की हमने बात करी। बायोडाइवर्सिटी रिच है, आपको काफ़ी यूनिक स्पीशी यहाँ पे मिलेगी। जैसे ये वाली जो फोटो दिखी है, ये बर्ड ऑफ पैराडाइस है, तो पैराडाइस तो लग ही रहा है, काफ़ी यूनिकनेस है इसके अंदर। दूसरा ट्री कैंगरू आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये जो बटरफ्लाई है, इसको क्वीन अलेक्जेंड्रिया के नाम पे रख दिया था, काफ़ी सुंदर होती है। क्या हुआ, ये बर्ड है, बर्ड ऑफ पैराडाइस लग रहा है ऐसे, पहले मुझे भी लगा कि ये तो फ्लोरा होना चाहिए था पर ये फौना ही है। हाँ, बर्ड ऑफ पैराडाइस। और वो जो तितली है ये भी काफ़ी सुंदर है, इसको क्वीन का नाम भी दे दिया गया था, विच इज़ क्वीन अलेक्जेंड्रिया बर्डविक बटरफ्लाई। चलो जी नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इसका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देख लो। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान इन्होंने लिखा है, पर मोनार्की वहाँ पे चलती है, यानी कि जैसे राजा होगा उसका ही आगे चल के कोई जनरेशन का नेक्स्ट लीडर बनेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ये भी मेंबर हैं कॉमनवेल्थ के, क्या इंडिया है? यस। तो कॉमनवेल्थ में वो सारी कंट्रीज आती हैं जिनका कॉलोनियल पास्ट रहा है और आज के टाइम पे वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद ब्रिटिश मोनार्क यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करता है एज अ गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल आज भी वहाँ पे बैठते हैं। इंडिया के अंदर आप 1947 के बाद नहीं ये सारी चीज़ें सुनोगे। और ये हेड ऑफ स्टेट हैं, बाकी प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड रहेंगे गवर्नमेंट के, जैसे बाकी हमारी कंट्री के अंदर है वैसे सेम है। ओके, यहाँ तक डन। चलो एग्रीकल्चर से एक और अपडेट है। कल आपने कौन सा पढ़ा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड? अपीडा का भारतीय इनिशिएटिव, ठीक है, एग्री फूड टेक वगैरह के ऊपर हमने फोकस किया था। ये वाला जो आर्टिकल है ये कपास से रिलेटेड है, यानी कि कॉटन की यहाँ पे बात करी है। सबसे पहले कॉटन सभी ने देखी है, तो सॉइल आपसे पूछी जाए कौन सी सॉइल बोले? वेरी गुड, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों होती है? देखो ह्यूमस तो आपको एलुविलियल सॉइल के अंदर भी मिलता है, तो इस पॉइंट को हम साइडलाइन कर देते हैं। वो पास्ट आ गया, मतलब डेक्कन एरिया में ज़्यादा मिलती है तो वो पास्ट आ गया। अभी ये टाइम पे बताओ वो शाइनी टिंच क्यों होती है, ब्लैक कलर क्यों होता है? कॉटन उसी में उग रही है, कुछ तो खास बात है उसमें? मुझे कंपोनेंट बताओ। जैसे लेटराइट में आप पढ़ लेते हो कि आयरन के कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। याद रखिएगा, टाइटेनियम ऑक्साइड आपको ब्लैक सॉइल के अंदर मिलता है जो उसको ब्लैक कलर की टिंच प्रोवाइड करता है, नंबर 1। और जो कॉटन होती है आपकी, कपास होता है, इसको उगने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? तो टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। मिट्टी इसकी डीप होनी चाहिए, प्लस लोमी होनी चाहिए, लोमी। बाकी ब्लैक सॉइल तो है ही। ओके, सिल्टी, आई थिंक पंजाब वालों को तो अब पता है सिल्ट, अगर नहीं भी पढ़ा है आपको, सिल्ट की डिपोजिशन क्या होती है। पानी के साथ साथ ही चला रहता है बहाव, है ना, रेत की तरह दिखाई देती है। अभी वहाँ पे स्कीम्स भी अनाउंस करी गई हैं कि सिल्ट को कलेक्ट करिए और बाहर सीमेंट वगैरह की जो फैक्ट्रीज हैं उनको बेच दीजिए। मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनाने की ट्राई करी गई है कि ऐसे ना हो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगे कि बाढ़ आई है इस रीजन के अंदर। चलो एनीवेज दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। अब यहाँ पे लोमी लिख दिया है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंटरमीडिएट
मतलब एक आ गई सिल्टी, पानी के साथ ही चली जा रही है, एक आ गई आपकी क्लेई जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रूट भी नहीं एंट्रैप कर पाती, और एक आ गई लोमी, वो ट्रांजिशन वाली स्टेट होती है जिसमें आपको क्लेई और सिल्टी दोनों का टेक्सचर मिल जाता है, तो इसके लिए लोमी सॉइल चलती है। प्लस आ गई आपकी ब्लैक सॉइल, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नाउ कपास के लिए एक किसान ऐप लाई गई है, कपास किसान ऐप। एमएसपी आपने एक टर्म सुना होगा, मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस। अब देखो इकोनॉमी में अगर ये सवाल पूछा है ना एमएसपी से रिलेटेड, तो क्वेश्चन हमेशा आपको मिनरल बोल दिया सॉरी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ ही लिखा होगा, पर एक और फुल फॉर्म होती है इसकी विच इज़ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब ये है क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड, तो आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी नहीं लिखोगे, पहली चीज़। अब आते हैं एमएसपी के ऊपर। देखो सरकार क्या करती है, कुछ प्राइस सेटअप कर देती है ताकि फार्मर्स के साथ कोई इंटरमीडिएटरी जो होता है, बिचौलिया जो होता है, वो कोई करप्शन ना करे। सरकार नहीं करती ना, क्योंकि तो इंटरमीडिएटरी करप्शन ना करे, इस वजह से बचाने के लिए कुछ क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी दे देती है। जैसे शुगर केन के ऊपर एफआरपी दिया जाता है, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, उसके लिए एक्चुअली जो प्रोसीजर है दैट इज़ डिफरेंट, उसमें जूस के ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि कितनी रिकवरी हो सकती है, इसलिए टर्म भी अलग से यूज़ करी जाती है विच इज़ एफआरपी। वैसे हमारी कमर्शियल क्रॉप है इंक्लूडिंग कॉटन, उसके ऊपर क्या देती है सरकार, एमएसपी। अब दिक्कत क्या होती थी, एमएसपी पे जो सरकार इनसे परचेज करती थी, जो कॉटन के फार्मर्स हुआ करते थे, कई बार पेमेंट्स में डिले आ रहे हैं, कई बार प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही है, तो अब इन्होंने क्या बोला कि हम एप्लीकेशन बना देते हैं, कपास किसान एप्लीकेशन। यहाँ पे जो फार्मर्स होंगे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और जितनी भी कॉटन उनके पास बनी है, कौन सी क्वालिटी है, कौन सी वैरायटी है, वो अपनी एंड से सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे और सरकार क्या करेगा, उस ऐप के थ्रू ही पैसे की ट्रांजेक्शन कर देगा। तो इससे क्या हुआ, डिलेज जो आ रहे थे वो सारे कंट्रोल हो जाएंगे। अब टू बी ऑनेस्ट, जितनी भी सरकारी एप्लीकेशंस होती हैं ना वो नहीं चलती हैं, ऐसे घूमती रहेंगी, आपको घुमाए रखेंगी, लोडिंग ही चली रहती है। मतलब लग तो अच्छी रही है ना सुनने में कि डिले नहीं होएगा, पर उस एप्लीकेशन से इतना माथा पीटने के बाद लोग उनको अनइंस्टॉल कर देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशन है इसमें आती है दिक्कत। चलो जी, तो रिसेंटली जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल की, उन्होंने एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी विच इज़ कपास किसान ऐप। इसको डेवलप किसने किया है, तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ही, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर ही आता है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फीचर्स क्या क्या हैं, तो प्रोक्योरमेंट को इजी करने के लिए कि सरकार इजीली एमएसपी के ऊपर कॉटन को फार्मर से डायरेक्टली परचेज कर सके और किसी और के पास ना फार्मर को जाना पड़े। बीच में जो लोग होते हैं, एएफएमसीज बनी होती हैं, वहाँ पे जैसे मंडियाँ लगती हैं वैसे ही कॉटन के लिए भी बिचौलिए आते हैं, तो उनके पास ना जाना पड़े। इसलिए सरकार ने बोला कि पेमेंट ट्रैक आप इजीली कर सकते हो इस ऐप का यूज़ करके, और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी कि सरकारी मुलाजिम भी कई बार 5,000 रुपये मिलने थे तो 4 आपको देंगे, 1,000 जेब में डाल लेंगे, वो भी ना इशू आए। तो इसलिए ऐप के थ्रू ही ये सारा प्रोक्योरमेंट और पेमेंट का प्रोसेस हम करेंगे। बाकी डिजिटल शेड्यूलिंग रहेगी, एक टाइम पीरियड होता है हर एक क्रॉप का, जब आप उसको सो करते हो और जब उसको आप हार्वेस्ट करते हो, वो सारा टाइम उस ऐप के ऊपर आपको मिलेगा। चलो, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर आपको ये एप्लीकेशन अवेलेबल मिलेगी, आप चूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, तो एमएसपी प्रोक्योरमेंट पे जो फार्मर होंगे वो अपनी कॉटन को बेच देंगे, सरकार भी फर्दर अपना फ़ायदा उठाएगी और पेपर वर्क जो था वो रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि अब सारा काम एप्लीकेशन के ज़रिए होगा। ओके, तो दैट वाज कपास किसान ऐप। P47 प्रोटीन, छोटा सा आर्टिकल है। प्रोटीन बेसिक यूनिट क्या होती है प्रोटीन की, स्टेट एग्जाम में ये बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बो कार्बन, हाइड्रेट वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, ये हरियाणा में पूछा हुआ था। वैसे प्रोटीन का टफ वाला क्वेश्चन कि बेसिक यूनिट क्या होती है प्रोटीन की, तो आंसर आएगा आपका अमीनो एसिड्स। अब एक प्रोटीन है विच इज़ P47, एक और प्रोटीन है जिसका नाम है P97। अब बॉडी के अंदर बिना प्रोटीन के ना तो कभी मसल बनेंगे, ना आपका दिमाग चलेगा, और ऊपर से प्रोटीन की अगर फोल्डिंग हो जाए तो वो और ज़्यादा डेंजरस होती है, उससे कोई ना कोई ऐसी बीमारी निकल के आती है, फिर डॉक्टर को पता नहीं होता कि ये क्या हुआ। अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ गई वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला कि जो हमारी सेल होती है, कोशिका होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, याद है? न्यूक्लियस के अंदर क्या था, क्रोमोसोम था। वासु, फिर क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? हाँ बताओ क्या क्या थी? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे अनकॉइलिंग नहीं होती खैर, क्योंकि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। सोचो
अंदर न्यूक्लियस के अंदर अगर अनकॉइलिंग हो जाए, वो सिर्फ उतनी सी होती है प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने के लिए। बाकी यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी होता है जो प्रोटीन बनाता रहता है न्यूक्लियस के लिए। अगर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए अनकॉइल करता रहेगा तो हमारा जेनेटिक मटीरियल आरएनए बन जाएगा, हम भी वायरसेस बन जाएंगे। हाँ तभी बोला तो सिंड्रोम बन गया ना फिर दिक्कत, पर उसमें क्रोमोसोम से रिलेटेड दिक्कत होती है। जैसे हमें एक्स एक्स है फीमेल्स में, मेल्स में एक्स वाई आता है, उनका एक्स नॉट होता है, एक क्रोमोसोम होता ही नहीं, एक ही क्रोमोसोम होता है जो डाउन सिंड्रोम आप पढ़ते हो। तो वो तो सिचुएशन क्रोमोसोम से रिलेटेड है, डीएनए से रिलेटेड नहीं है। उनका देखो फीचर जो आते हैं ना, कईयों को फीमेल लाइक आते हैं, कईयों के मेल लाइक आते हैं, पर दोनों इनफर्टाइल होते हैं। हाँ तो वो इनफर्टाइल होते हैं। चलो डाउन सिंड्रोम से वापस आओ बाहर, गलत हो गया कि क्वेश्चन पूछा है। अच्छा यहाँ पे डीएनए आ गया विच इज़ जेनेटिक मटेरियल। अब इसका भी एक छोटा सा सेगमेंट निकालोगे वो जीन आ जाते हैं। अब प्रोटीन कौन बनाता है सेल के अंदर, तो एक छोटी सी ऑर्गेनेल होती है उसको बोलते हैं राइबोसोम। अब ये तो स्कैटर होता है कि पूरे सेल को भी ताकत प्रोवाइड करनी है तो हम प्रोटीन बनाते रहेंगे। इसी की साइड में एक ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं जिनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम। एक स्मूथ वाली फॉर्म होती है, स्मूथ वाला बिल्कुल स्ट्रक्चर आपको साफ सा मिलेगा, पर वहीं पे अगर रफ बोलूँ तो कुछ दाने दाने इसके ऊपर मिलेंगे जिनको बोलते हैं राइबोसोम। अब यहाँ पे जब प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है उसकी ट्रांसलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको कैरी करना। यहीं पे बन गई है, यहाँ बन गई है, अब पूरी बॉडी को प्रोवाइड भी करनी है। जैसे जब थप्पड़ पड़ता है ना, सारे सेल उसी जगह पे फोकस करते हैं, वो जो मुंह लाल हुआ होता था बचपन में, सारे के सारे सेल फोकस करते हैं कि गोल्जी अपरेटस को बोलते हैं। गोल्जी अपरेटस ट्रक की तरह एक्ट करता है, प्रोटीन को उठाता है सिर पे और ले जाता है वहाँ पे। वो थप्पड़ पड़ गया, चलो चलो उस साइड के ऊपर। पूरी बॉडी जो नेगेटिव चीज़ होती है ना बॉडी के अंदर, उसके ऊपर फोकस करती है। हम भी ऐसे करते हैं रियलिटी में, दिमाग भी तो यही करता है। अच्छी चीज़ों को साइड में कर देंगे, एक बुरी चीज़ हो जाती है उसी पे एम्फेसाइज करते रहेंगे, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। सेम हमारी बॉडी है, खैर बॉडी हमें स्वस्थ देखना चाहती है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनी, बीच में कई बार रास्ता बहुत पतला होता है, कई बार तो खुला रास्ता है, उससे तो कोई भी जा सकता है। तो उसमें P97 प्रोटीन को हेल्प करती है P47। अब जो नई एडवांसमेंट आई है वो ये है कि ये जो P47 है ये सिर्फ असिस्टेंस का काम नहीं करती। जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है ना, मैंने बोला प्रोटीन की अगर फोल्डिंग हो जाए बहुत ज़्यादा, पहली पिक्चर देखना, यहाँ पे ज़्यादा फोल्डिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे थोड़ी कम फोल्डिंग दिखाई हुई है, मतलब अनफोल्डिंग करी यहाँ पे। तो अनफोल्डिंग होएगी तो वो जो सिंड्रोम बनने वाला था वो भी रुक जाएगा। तो जो नई एडवांसमेंट हुई है इस P47 प्रोटीन से, वो बस यही है कि ये असिस्टेंट नहीं है सिर्फ, ये प्रोटीन की फोल्डिंग से भी बचाता है हमारे सेल को, कि वहाँ पे फोल्डिंग अगर होएगी तो उससे कोई सिंड्रोम बन सकता है विच इज़ रिलेटेड टू प्रोटीन। डॉक्टर्स को मे भी ना पता हो, तो डॉक्टर का काम एक तरह से कौन कर रहा है, P47 प्रोटीन। तो ये सिर्फ असिस्टेंस नहीं है, असिस्टेंट का काम नहीं करता है, इसका अपना भी कोई काम है। तो ये चीज़ नई रिसर्च में हमें पता चली। किसने ये रिसर्च करी है, तो एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस। तो ये मैकेनिकल शेप्रॉन लिखा हुआ है। शेप्रॉन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो अब ये मशीन में भी हेल्प कर रहा है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ P97 का असिस्टेंट है। तो ये इसका मैकेनिज्म बताया गया जस्ट। बाकी स्टेबलाइजेशन का काम कर रहा है, स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड हुई ना कि फोल्ड हो रही थी कोई प्रोटीन, उसको रोक लिया उसने, तो स्टेबलाइजेशन का काम भी कर रहा है। चलो नेक्स्ट इज वल्चर नेटवर्क पोर्टल। ओके ये आर्टिकल कल करते हैं, मैप देख लेते हैं अभी। दो आर्टिकल है अभी। सेचेल्स भी आ गया न्यूज़ में, आप बोलते हो अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज न्यूज़ में नहीं आती, यहाँ पे भी कुछ हमारे नेवल शिप और इंडियन कोस्ट गार्ड की जो एक समर्ट सीरीज चली थी उसका शिप भी गया हुआ था। एक विजिट होती है डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए, कल देखते हैं इसके बारे में। ओके यूरोपियन यूनियन हम कर रहे थे। सबसे पहले आज जो कंट्री आपने याद रखनी है, याद है एक दिन मोदी जी 3C कंट्री में गए थे, एक साइप्रस था, दूसरा क्रोएशिया था और तीसरा कनाडा था। कनाडा तो चला गया अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, क्रोएशिया इज़ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और साइप्रस भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो साइप्रस याद रखिएगा। इसके बाद ज़ेक रिपब्लिक आएगा यूरोपियन यूनियन में, आता है। बेलारूस आएगा, नहीं आएगा, हाँ बेलारूस नहीं आता है यूरोपियन यूनियन का पार्ट। और बेलारूस को तो देखो रूस साउंड ही दे रहा है, तो ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। यूक्रेन बताओ EU का पार्ट है, नहीं है, यूक्रेन भी नहीं है, तभी तो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करा है, यूक्रेन भी नहीं आएगा। वो जो एल्बम याद है आपको, उसमें सिर्फ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया आएगा। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान
ये काउकेशियन पार्ट आ गया, ये तो बिल्कुल ही सेपरेट हो गया। उसके अलावा आपने पढ़े थे के स्क्वायर यू टी स्क्वायर, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वो भी यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, फिनलैंड आएगा, तुर्की का एक पार्ट आता है तो यस। फिनलैंड आएगा, स्वीडन भी आएगा, ठीक है। मॉन्टेनिग्रो आएगा, आएगा, मॉन्टेनिग्रो था नहीं, मैग से पढ़ा था तो आएगा आएगा। उसके अलावा नॉर्थ मैसेडोनिया, ये भी आएगा, नाटो का मेंबर भी है और यू का भी है। ऑस्ट्रिया आएगा, ऑस्ट्रिया भी आएगा। स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, बल्गेरिया, बल्गेरिया भी आएगा। बेलारूस साइड कर लेना, बल्गेरिया आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपने जस्ट कंट्रीज रीड करनी है ये वाली पहले। ऑस्ट्रिया लग रही है फेमिलियर अब, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, जेक रिपब्लिक, डेनमार्क, ये आई थिंक बिल्कुल फेमिलियर हो चुके हो। क्या डेनमार्क बाल्टिक जो सी था उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? कितने बोलते हैं करता है? ओके, बाकी कितने बोलते हैं नहीं करता है? कुछ न्यूट्रल भी आएंगे ना बीच। अच्छा, न्यूट्रल था ये। चलो, तो जीडीपी पढ़ा था आपने, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, तो वो टच करते हैं, याद रखना। डेनमार्क भी आ गया। एस्टोनिया आई थिंक अब फेमिलियर है। फिनलैंड आ गया। फ्रांस, इजी वन। फ्रांस और जो स्पेन है उनके बीच में आपने एक छोटी सी कंट्री पढ़ी थी, एंडोरा थी, यस। एंडोरा नहीं आता है ईयू का पार्ट, खैर वो आपने याद रखनी है पर पार्ट नहीं है उसका। उसके बाद जर्मनी आ गया। ग्रीस मैग से याद रख लेना। हंगरी, आयरलैंड और इटली। एक आयरलैंड है, एक नॉर्थ आयरलैंड वाला पार्ट है। नॉर्थ आयरलैंड ब्रिटेन के साथ आ गया। पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था ब्रिटेन, पर ब्रेक्सिट आपने सुना होगा, एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, तो वो बाहर निकल चुके हैं, अब वो उसका मेंबर नहीं है। आयरलैंड के बाद ऐसे है ना वो छोटा सा ऊपर की तरफ नॉर्थ आयरलैंड, ये वाला आयरलैंड का पार्ट है, ये पार्ट है यूरोपियन यूनियन का। ओके, इटली, इटली भी आएगा। बाकी ये लातविया, लिथुआनिया, वो एस्टोनिया था ऊपर नीचे, लातविया था नीचे, लिथुआनिया था। और उसके बाद रशिया का एक छोटा सा पार्ट आया था वहाँ पे। कौन सी लोकेशन थी? कैलिनग्रैड, वेरी गुड। एक ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहाँ पे, कैलिनग्रैड, वो बेस बनाया हुआ उन्होंने प्रॉपर कि कभी कल को यूरोपियन यूनियन के साथ कोई पंगा होता है तो हमारे पास भी यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट लग्जमबर्ग आ गया, लग्जमबर्ग आ गया। देन आपका माल्टा, माल्टा ये मेडिटेरियन सी वाला पार्ट है, नितिन को तो याद होगा, नितिन याद है, ठीक है। नीदरलैंड्स आ गया। उसके बाद पोलैंड भी आएगा। जीडीपी, ये भी बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर टच करता है। उसके बाद पोर्तुगल, कहाँ पे जैसे था? स्पेन के बिल्कुल वेस्टर्न या ईस्टर्न डायरेक्शन पे? वेस्टर्न डायरेक्शन पे, गुड। रोमानिया आ गया। स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, दोनों का सेम सा नाम है, दोनों ही इसमें आएंगे। स्पेन भी आ गया। देन स्वीडन आ गया आपका ऊपर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का पार्ट। ये आ गया आपके टोटल 27। लिखो इनको अब फटाफट से। तुर्की नहीं आया, तुर्की नहीं है इसका पार्ट, याद रखिएगा। ये हो गए 27 यूरोपियन यूनियन के पार्ट, जल्दी से लिखो, टोटल 27। हाँ जी, ऑनलाइन आप भी शुरू करिए।